गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है लेसन 6 भूगोल खंड से। लास्ट चैप्टर है। लेसन 6 स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। आइए उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हम लोग पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम लोग जनसंख्या परिवर्तन। तो बच्चों, हम लोग सबसे पहले देखते हैं जीवन प्रत्याशा। यहाँ है ना, जीवन प्रत्याशा यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें जनसंख्या की जो जन्म दर है और मृत्यु दर की जो संख्या है उसमें गणना की जाती है ना। यह उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है, उसकी गिनती की जा सकती है। देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन में क्या है। जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। बच्चों, हम लोग जानते हैं जनगणना कितने साल के बाद होती है? 10 साल के बाद, है ना। तो 10 साल में कितने परिवर्तन हो जाती है जनसंख्या, जन्म दर और मृत्यु दर कितनी घटती बढ़ती है उसके बारे में, है ना। तो परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन होती है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। विश्व की जो जनसंख्या है वह स्थिर नहीं होती है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या वृद्धि होती जाती है। यह कई गुना बढ़ गई है। जैसा चित्र 6.3, ये आप लोगों को 6.3 के अंतर्गत आएगा, दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। मानव इतिहास की लंबी समय में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ गई है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म तो लेते थे, लेकिन क्या होता था? जल्द ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती थी। पहले क्या होती थी कि अच्छी स्वास्थ्य, हॉस्पिटल, ये सब यहाँ सुविधाएं नहीं रहती थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था उस टाइम। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम नहीं थे। और किसान भी अनाज उगाता था, लेकिन सिर्फ पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। मतलब यहाँ देखिए, अपना भोजन की आवश्यकताओं को भी वह पूरा नहीं कर पाता था। पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन में सक्षम नहीं थे उस समय। उतनी जैसे आजकल खेती होती है, जैसे फसल देखा जाता है आजकल, पहले की अपेक्षा आजकल 2 गुनी 3 गुनी होती है। वही खेत में वही फसल है, लेकिन पहले इस तरह की नहीं होती थी। यहाँ बोल रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में भी वे सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम थी। उस समय जनसंख्या में वृद्धि भी बहुत कम थी। सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 1 अरब हो गई थी। 150 वर्षों के बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। देखिए यहाँ पर 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1 अरब थी।
और 150 वर्षों के बाद कितनी हो गई? 1959 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। कितनी? 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। वह दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष जन्मदर बढ़ती गई, तो इसे क्या कहा जा सकता है? जनसंख्या विस्फोट। उन्नीस 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम में जनसंख्या कितनी हो गई? दुगुनी हो गई। कितनी हो गई? 6 अरब। इस वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर पर कम होना है। फर्स्ट में क्या होता था कि 1800 के लगभग, 1800 लगभग था। उस समय स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं थी, साथ में खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था, तो उस समय जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज़ी से नहीं होती थी। लेकिन अब जनसंख्या की वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही है, और बात यह है कि लोगों के पास अब खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, और जैसे बीमारी पड़ता है तो उसे देखरेख करने के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या है? अस्पताल, हॉस्पिटल है ना, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल। तो आजकल लोग ज़्यादातर अधिक मृत्यु नहीं होती है, ज़्यादातर देखने को मिलता है आजकल। जैसे भी पहले के लोग जब भी बुखार होते थे तो उनकी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी, है ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत कम है। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक रही है, क्योंकि जबकि जन्म दर भी अभी अधिक ही है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म को साधारण किस में आंका जाता है? जन्म दर में। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मों की संख्या में नापा जाता है। जन्म दर का अर्थ क्या है? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या मापा जाता है। किसी क्षेत्र के विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। बच्चों, यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जन्म दर किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए। जन्म दर है, मृत्यु दर है, तो और एक है प्रवास। तो हम लोग देखेंगे जन्म दर किसे कहेंगे? प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या किया जाता है? मापा जाता है। उसे क्या कहेंगे? जन्म दर। और मृत्यु दर भी वही है, 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, वह मृत्यु दर है। प्रवास है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहेंगे? प्रवास। जन्म दर और मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। बच्चों, हम लोग देखेंगे जन्म दर और मृत्यु दर की वजह से यह क्या है? यह परिवर्तन किसकी वजह से होता है? एक प्राकृतिक कारण है ना, हम खुद नहीं बनाते हैं। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। एक देश के जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहेंगे? प्राकृतिक वृद्धि दर कहेंगे। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण, विश्व में जनसंख्या के बढ़ते कारण देखेंगे आगे हम लोग। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। विश्व में जनसंख्या का बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है।
प्रवास एक अन्य कारण है। क्या है? प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। प्रवास के कारण क्या हो रहा है? यहाँ जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। मतलब हम लोग प्रवास को हम लोग सरल तरीके से क्या बोल सकते हैं? जैसे कुछ हम काम करने जाते हैं या फिर अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? गांव से शहर की ओर प्रवास करते हैं, वहाँ हम लोग चले जाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? प्रवास। प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। उत्प्रवासी कौन होते हैं? देखते हैं यहाँ पर। वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। उत्प्रवासी किसे कहेंगे? वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। प्रवास और अप्रवासी में अंतर हो गया आप लोगों को। जब अप्रवास है जो हमारे देश या किसी देश में, मतलब एक नए देश में जाते हैं, है ना। वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, मतलब वो आ रहा है यहाँ रहने, तो वो क्या हो गया? एक नया हो गया, है ना। यहाँ पर विधिया क्या है? देखिए, जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे क्या कहेंगे? अप्रवास। उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है तो क्या हो गया? उत्प्रवास। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में। कहाँ? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा आप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है। आप्रवास हम लोग मतलब नए देश में जाते हैं, है ना। कहाँ के लोग? ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। सूडान जैसे देश क्या है? एक उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण, उत्प्रवास किसको कहेंगे? जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर चला जाता है, कमी का अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय किसको कहेंगे? पूरे विश्व में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। यानी जैसे गांव से शहर की ओर प्रवास करना। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप देखते हैं। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है, यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा रही है। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं
में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है। और केन्या के बारे में यहाँ बोला जा रहा है। केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, यानी ऊंची है वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा में सुधार आ गया है, साथ में मृत्यु दर की भी कमी आ गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम में निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो गई है, मंद हो गई है, कम हो गई है। यहाँ देखेंगे हम लोग जनसंख्या संगठन। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे हैं देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग मतलब जनसंख्या के क्षेत्र में है ना, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुण के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है ना, कि लोगों की भूमिका को समझने के लिए उनके साथ रहना, उनके गुणों के बारे में जानना, ये हमें आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य संस्थाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को क्या करता है, दर्शाता है। यहाँ देखिए दिखाया गया है, प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन, मानव संसाधन के रूप में आपका क्या योगदान है। तो यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं, मैं किसान हूँ, मैं घर की देखभाल करती हूँ, मैं सेतु बनाता हूँ, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, मैं विवाह समारोह में गाना गाता हूँ। सब अपने अपने यहाँ पर दिखा रहे हैं ना। मानव संसाधन के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, क्या किया जा रहा है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। जनसंख्या संगठन कौन सी जानकारी देती है हमें, उसमें हमें जानने में सहायता करता है कि पुरुष की जनसंख्या कितनी है और स्त्रियां कितनी हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है
कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरणार्थ 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। यहाँ जनसंख्या कैसे दर्शाता है, देखिए एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु में विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। उदाहरण के लिए दिया गया है, देखिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देशों में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है। यहाँ दिखाया गया है, देखिए आयु वर्ग वर्ष में जनसंख्या पिरामिड इस टाइप से है ना। ये क्या हो गया, पुरुष और इधर स्त्रियां। यह जन्म दर के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक, यहाँ दिखाया गया, देखिए 60 से 64 यानी 65 से अधिक लोगों की आयु को दिखाया गया है की संख्या दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के। आश्रित आयु संख्या के अंतर्गत आते हैं, मतलब जैसे 15 वर्ष तक है ना, 15 वर्ष से कम आयु तक के लोग क्या कहा गया है यहाँ पर, युवा आश्रित लोग, और 65 वर्ष से अधिक आयु को आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों की आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर की तीव्रता से सकरा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। शैशव काल में ही मृत्यु हो जाती है, जैसे बचपन में ही है ना, बचपन में ही उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में हो जाती है। वह जन्म लेते हैं लेकिन कुछ जैसे महीने, वर्ष बोलना चाहिए, तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ लोग बहुत कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। इस स्थिति को किसके द्वारा दर्शाया गया है, केन्या के पिरामिड द्वारा। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। यहाँ देखें किसका कम हो रहा है मृत्यु दर, छोटे बच्चों का, और युवा वर्ग का पिरामिड कैसी है, चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग प्रौढ़ावस्था यानी जैसे 12-14 साल, 15 साल की प्रौढ़ावस्था तक प्रौढ़ावस्था यानी अधिक एज है ना, जैसे वृद्ध व्यक्ति प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर है। चित्र 6.8 इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान
जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। क्षेत्र 6.9 घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जनसंख्या जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग कुशल और उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं ये लोग। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य शिक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? शिक्षित होना जरूरी है। हमें किसके लिए? ये हम भारतवासी, मतलब हमें भविष्य में, है ना, एक अच्छे व्यक्ति बनकर रहना चाहिए। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। मुझे ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है। मतलब भूगोल खंड की ये लास्ट चैप्टर है और बच्चों हम लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए अच्छे से और होमवर्क आप लोग बराबर कीजिए जिससे एग्ज़ाम की तैयारी भी हो सके। आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, नागरिक शास्त्र खंड से है, अध्याय 6। ये SW के लिए रहेगा आप लोगों के लिए। मूल्य संवर्धन को समझाइए, एक ही रहेगा, लंबा है इसलिए। और आप लोग होमवर्क अच्छे से करेंगे और होमवर्क करके समय से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।